नमस्कार। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 के फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी बुक की चैप्टर 2 की, जिस चैप्टर का नाम है द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। इसके जो मेन टॉपिक्स हैं, थ्योरीज रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं, तारों का निर्माण कैसे हुआ, ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, और ग्रहों के ही निर्माण क्रम में हम समझेंगे कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और किस तरह से पृथ्वी जैसी आज है वैसे विकसित हुई। यानी इस पे स्थलमंडल का विकास कैसे हुआ, वायुमंडल का विकास कैसे हुआ और जलमंडल कैसे विकसित हुआ, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है द ओरिजिन ऑफ लाइफ, पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इस चीज़ को समझेंगे हम। तो पहला टॉपिक हम देखते हैं थ्योरीज ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत हैं, इनको बेसिकली दो भागों में बांटा गया है। एक है हमारा अर्ली थ्योरीज जो पहले दी गई थी, और दूसरा है हमारा मॉडर्न थ्योरीज। तो अर्ली थ्योरीज केवल हमारे सोलर सिस्टम के बारे में बात करता है, लेकिन जो मॉडर्न थ्योरीज है वो पूरे यूनिवर्स की उत्पत्ति की व्याख्या करने का प्रयास करता है। तो पहले हम समझते हैं अर्ली थ्योरीज। इसमें जो सबसे पॉपुलर आर्ग्यूमेंट था वो दैट इज नेबुलर हाइपोथेसिस, निहारिका परिकल्पना। इसको सबसे पहले दिया था कांट ने 1755 में, और इसी परिकल्पना में चेंज किया 1796 में लाप्लास ने। तो कांट और लाप्लास की जो थ्योरी थी, इनका मानना था कि पूरे सौर मंडल की उत्पत्ति एक निहारिका से हुई है। तो निहारिका बेसिकली क्या होते हैं, डस्ट और गैस के बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स होते हैं, और उन्हीं से पूरे ग्रहों की और सूर्य की उत्पत्ति मानी गई है। तो कांट मानते थे कि बहुत सारे पदार्थ प्रारंभ में फैले हुए थे, जिसमें डस्ट और गैस के पार्टिकल थे, और इन डस्ट गैस पार्टिकल्स में आपसी आकर्षण के कारण टकराव होना प्रारंभ हुआ, और टकराव होते होते इसमें तापमान की वृद्धि हुई और इसमें भ्रमण गति का आविर्भाव होने लगा, और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के कारण ये धीरे धीरे एक डिस्क के आकार में परिवर्तित हो गया। जैसे ये दो इमेज है हमारे सामने, ये पहली इमेज है नेबुला की, जो गैस और डस्ट के बड़े बड़े क्लाउड्स होते हैं, इनमें पार्टिकल में टकराहट होने लगी, और ये अल्टीमेटली एक डिस्क के आकार में, एक तस्तरी नुमा आकार में परिवर्तित हो गया, और इसमें रोटेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई, और रोटेट होते होते बीच के पदार्थ भारहीन होने लगे, क्योंकि इस पे केंद्रापसारी बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हो गया। तो बीच के पदार्थ जब भारहीन होने लगे तो उनमें उभार आता गया, और किनारे से रिंग्स बाहर निकलने लगे। तो कांट मानते थे कि 9 अलग अलग रिंग्स निकले, लाप्लास मानते थे कि एक ही रिंग निकला जो बाद में 9 भागों में विभाजित हो गया, जिनसे ग्रहों की उत्पत्ति हुई। तो ये जो बीच का भाग था, जिसको इन्होंने बोला था प्रोटोसन, ये बाद में सन के रूप में निकल आया। जो रेमिनेंट पार्ट था वो सन के रूप में हो गया, और ग्रहों की रचना इस तरह से हुई। इसी सिद्धांत में 1950s में ओटो स्मिथ और कार्ल वाइजास्कर ने परिवर्तन किया। तो इन लोगों का मानना था कि एक सोलर नेबुला से हमारे पूरे सोलर सिस्टम की रचना हुई है। तो सोलर नेबुला में यूथफुल सन था, सूर्य था हमारा, और सूर्य जब आकाश गंगाओं के पास से गुजर रहा था तो इसने बहुत बड़ी मात्रा में अपने आकर्षण से डस्ट और गैस के पार्टिकल्स को खींच लिया, जो सूर्य के साथ ही चक्कर लगाने लगे। और ये डस्ट और गैस पार्टिकल में हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ज़्यादा थी। इन कणों में आपस में ये धीरे धीरे जुड़ते गए और एक बड़े समूह की रचना होती गई, और ये समूह और कणों को जोड़ते गए, और इनसे और बड़े प्रोटोप्लैनेट की रचना हुई। प्रोटोप्लैनेट के बाद हमारे और बड़े होते होते प्लैनेट्स की रचना हुई। ये सिद्धांत, निहारिका सिद्धांत जो पहले दी गई थी, उसी का थोड़ा सा परिवर्तित रूप है। तो इस सिद्धांत से पृथ्वी और पूरे सोलर सिस्टम की रचना किस तरह से होती है, ये समझाने का प्रयास किया गया। इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग प्रोसेस ऑफ एक्रीशन या अभिवृद्धि, कि जब कण आपके जुड़ते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, और फाइनली इनसे ग्रहों का निर्माण हुआ। अब बात करते हैं मॉडर्न थ्योरीज की, जो पूरे यूनिवर्स की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। तो मॉडर्न थ्योरीज में भी दो ग्रुप हैं। एक वर्ग है जो कहता है कि हमारा यूनिवर्स स्टेबल रहा, जो होयल ने दिया था,
और दूसरा कहता है कि नहीं, हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, इसको कहते हैं एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी, या इसी को कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी को दिया था बेसिकली बेल्जियम के एक पादरी थे और वहाँ एस्ट्रोलॉजर थे जिनका नाम था जॉर्ज हेनरी लेमेत्रे, और इन्होंने 1927 में इस थ्योरी को दिया, जिनका मानना था कि हमारा पूरा यूनिवर्स एक सिंगल पॉइंट से शुरू हुआ है। इसको पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी या टाइनी बॉल भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के पीछे जो वैज्ञानिक प्रमाण थे वो उपलब्ध कराए एडविन हबल ने 1920s में। हबल बेसिकली अमेरिका के एक बहुत ही बड़े एस्ट्रोलॉजर थे जो माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी में वर्क करते थे। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है ये। इन्होंने टेलीस्कोप की सहायता से काफी कुछ सेलेस्टियल बॉडीज का, तारों का अध्ययन किया, और अध्ययन के बाद इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ऊर्जा के स्रोत और ऊर्जा की तरंग दैर्ध्य में सहसंबंध होता है। इस परिघटना को कहते हैं हम लोग रेडशिफ्ट परिघटना। अब ये रेडशिफ्ट क्या होता है, इससे पहले हम थोड़ा सा समझते हैं लाइट के स्पेक्ट्रम को। ये इमेज है लाइट का स्पेक्ट्रम। इसमें लेफ्ट तरफ शॉर्ट वेवलेंथ की एनर्जी है, यानी तरंग दैर्ध्य कम है, और दाहिनी तरफ लॉन्ग वेवलेंथ है। लॉन्ग वेवलेंथ में ऊर्जा का स्तर, जो फोटॉन एनर्जी है, उसका लेवल कम होता है, और जैसे जैसे तरंग की तरंग दैर्ध्य कम होती जाती है ऊर्जा का स्तर बढ़ता जाता है। तो हबल ने प्रमाणित किया कि जितने भी स्टार्स हैं वो हमसे दूर जा रहे हैं, यानी उनकी ऊर्जा का स्तर कम होता जा रहा है, तरंग की लंबाई बढ़ती जा रही है। इसको रेडशिफ्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी लाइट के स्पेक्ट्रम में एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम लोग विजिबल रेंज कहते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं। तो इस विजिबल रेंज में जो सबसे छोटी वेवलेंथ है ये बेसिकली वायलेट होती है, लेकिन ये ब्लू दिखता है, और जो सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है वो होती है रेड की। ये कलर से हम लोग देख सकते हैं। तो यदि कोई पदार्थ, ऊर्जा का स्रोत या तारा पृथ्वी से दूर जाएगा, तो सपोज पहले अगर ब्लू की तरफ था तो धीरे धीरे उसका कलर रेड की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। इस परिघटना को कहते हैं हम लोग रेड शिफ्ट परिघटना। और ये रेड शिफ्ट के अपोजिट भी परिघटना होती है कि जैसे अगर कोई आकाशीय पिंड हमसे नजदीक आ रहा है तो उसके तरंग दैर्ध्य में कमी होती जाएगी, यानी तरंग की लंबाई छोटी होती जाएगी, लेकिन उसका ऊर्जा का स्तर बढ़ता जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं निगेटिव रेड शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट। तो इस परिघटना के आधार पर हबल ने सिद्ध किया कि आकाशीय पिंड हमसे दूर जा रहे हैं, क्योंकि उनके जो इमेजेज होते थे वो इमेज का कलर धीरे धीरे रेड की तरफ होता जा रहा था। इसको ध्वनि के रिफरेंस में हम लोग डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। तो डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है, बेसिकली ये सब लोगों ने अनुभव किया होगा कि सपोज आप ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन जा रहे हैं, यदि ट्रेन आपकी तरफ आ रही है तो ध्वनि की जो ऊर्जा होती है, उस सीटी की आवाज़ जो काफ़ी तेज होती जाती है, और जैसे जैसे ट्रेन हमसे दूर जा रही हो तो ध्वनि की तीव्रता कम होने लगती है, यानी उसकी ऊर्जा का स्तर घटने लगता है। इस परिघटना को हम लोग रेड शिफ्ट कहते हैं, रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट इसको कहा जा सकता है। ये हबल का बड़ा योगदान था, और अमेरिका ने इनके सम्मान में एक हबल टेलीस्कोप छोड़ा हुआ है जो पृथ्वी पे लगभग 540 किलोमीटर की हाइट पे परिक्रमा कर रहा है, और आकाशीय पिंडों के अध्ययन में अभी भी ये इमेजेस लेता रहता है और नई नई जानकारियां जुटाते रहता है। इस प्रमाण उपयोग करते हुए लेमेत्रे के अनुसार हम लोग इस डायग्राम की मदद से समझते हैं कि बिग बैंग सिद्धांत किस तरह से यूनिवर्स की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। इस डायग्राम में हम देखते हैं ये एक पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी है, वैसे ही एक यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी, जिस पॉइंट पे पूरे ब्रह्मांड का सारा पदार्थ संकेंद्रित हुआ था। इस पॉइंट पे टेम्परेचर और डेंसिटी ये दोनों ही अनलिमिटेड थे, अनडिफाइंड, असीमित थे, और इस पॉइंट पे न ही टाइम का कॉन्सेप्ट था, न स्पेस का कॉन्सेप्ट था। और इस पॉइंट पे 13.7 बिलियन ईयर्स एगो एक बहुत ही प्रचंड विस्फोट हुआ, और ये प्रचंड विस्फोट बहुत तेजी से ये प्रचंड विस्फोट हुआ, और जो भी मैटर इसमें था ये चारों तरफ बाहर निकला। इस मैटर के निकलने के बाद काफ़ी तेजी से तापमान में कमी आई। 3 मिनट के अंदर ही सब एटॉमिक और एटॉमिक संरचनाओं का जन्म होना शुरू हुआ, और लगभग 3 लाख साल बाद जब तापमान पहुंचा 4500 डिग्री केल्विन, 4500 डिग्री केल्विन, तो पहले एटॉमिक मैटर की रचना हुई।
और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया ब्रह्मांड हमारा ठंडा होता गया और ट्रांसपेरेंट होता गया। तो बेसिकली कहने को ट्रांसपेरेंट है, लेकिन ये यूनिवर्स हमारा बना हुआ है मैटर और एनर्जी से। मैटर में दो पार्ट हैं, एक है हमारा नॉर्मल मैटर और दूसरा है डार्क मैटर, और एनर्जी का बहुत बड़ा पार्ट है डार्क एनर्जी। तो बेसिकली नॉर्मल मैटर ऐसा मैटर होता है जो लाइट से इंटरेक्ट करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, रेडिएट करता है, एमिट करता है, तो उसके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन जो डार्क मैटर होता है वो लाइट से इंटरेक्ट नहीं करता, इसलिए हम लोग सीधे तौर पे इसको नहीं देख पाते। और आश्चर्य होगा ये जान के कि नॉर्मल मैटर ओनली एंड ओनली पूरे यूनिवर्स का 5% है, जबकि डार्क मैटर पूरे यूनिवर्स का 95% है। और डार्क मैटर में जैसे ब्लैक होल है, बहुत सारी एनर्जी है, जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं, ये सारे आ जाते हैं। डार्क मैटर इसीलिए हमको नहीं दिखाई देता है क्योंकि अभी तक जो हमारी टेक्नोलॉजी है उतनी उन्नत नहीं है कि डार्क मैटर को ट्रेस कर सके, क्योंकि बेसिकली ये ग्रेविटी वेव्स के रूप में इंटरेक्ट करते हैं। तो ग्रेविटी वेव्स को ट्रेस करने के लिए बहुत सारे प्रयास जारी हैं, अभी भी सर्न है और बहुत सारे लैब, अंडरग्राउंड लैब्स बन रही हैं ग्रेविटी वेव्स को सेंस करने की, और हो भी रही हैं, धीरे धीरे हो रही हैं, प्रयास जारी है इसमें। तो ब्रह्मांड जब ट्रांसपेरेंट होता गया तो ये विस्फोट के बाद हम देखते हैं कि सारा पदार्थ एक जैसे वितरित नहीं हुआ। कहीं पे पदार्थ में डेंसिटी अधिक थी, कहीं पे कम थी। तो जहाँ अधिक थी वहाँ गैलेक्सीज बनी हमारी। सपोज ये गैलेक्सीज हैं, और हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है इन गैलेक्सीज के बीच की दूरी बढ़ती चली जा रही है। इसको एक बैलून की सहायता से हम लोग समझते हैं कि बैलून का उदाहरण लिया जाता है कि कोई स्पॉटेड बैलून है और ये सारे स्पॉट्स गैलेक्सी को शो कर रहे हैं। तो जैसे हम बैलून में हवा भरेंगे बैलून का आकार बढ़ेगा और ये जो स्पॉट्स हैं इनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है। तो बेसिकली स्पॉट्स भी इसमें बड़े होते जाते हैं, लेकिन बिग बैंग में गैलेक्सी के बढ़ने का उदाहरण नहीं मिलता है। तो ये पार्शियली करेक्ट एग्जाम्पल है जो यूनिवर्स की उत्पत्ति की व्याख्या करने में सहायता करता है। अब हम समझते हैं कि तारों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो तारों का एक समूह होता है जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार होते हैं, उनको कहा जाता है गैलेक्सी या आकाशगंगा। और इन गैलेक्सीज का निर्माण बहुत बड़े नेबुला से होता है। नेबुला मीन्स वही क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेज। तो बेसिकली बिग बैंग के बाद जहाँ पे पदार्थों का संकेंद्रण अधिक था वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल अधिक रहा, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धीरे धीरे पदार्थ संग्रहित होते गए और वहाँ पे गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। और एक गैलेक्सी में लगभग 4 बिलियन 5 बिलियन तारे होते हैं ऐसे। और गैलेक्सी में जहाँ पे डेंसिटी का डिफरेंस रहा, पदार्थों का घनत्व तो अधिक था, वहाँ पे तारों की रचना हुई। बेसिकली गैलेक्सी तारों का समूह है, और इसकी दूरी नापने में एक यूनिट यूज किया जाता है, जिस यूनिट को हम लोग कहते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर यानी कि लाइट की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अगर इस गति से प्रकाश पूरे 1 साल चले तो इसको कहते हैं हम लोग लाइट ईयर, और ये लगभग 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। तो गैलेक्सी के उदाहरण के लिए हम लोग मिल्की वे को समझते हैं। मिल्की वे हमारी गैलेक्सी है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है। तो ये डायग्राम मिल्की वे का है। इसमें आप देख सकते हैं ये एक स्पाइरल शेप गैलेक्सी है। स्पाइरल शेप गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम बाहर की तरफ स्थित है, कुछ यहाँ पे हमारा सन है। और जैसे जैसे हम पृथ्वी गैलेक्सी में केंद्र की तरफ बढ़ते हैं तारों के घनत्व में अंतर आता जाता है, तारों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और सेंटर पे इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स है जिसको हम लोग कहते हैं ब्लैक होल। हमारी गैलेक्सी में एक सेजिटेरियस एस्टेरस नाम का ब्लैक होल है, और जिसकी खोज के लिए 2020 में नोबेल प्राइज भी दिया गया है। तो ये ब्लैक होल पूरे गैलेक्सी को कंट्रोल करता है, और ये बेसिकली बहुत सारे पदार्थों का कंसंट्रेशन होता है जो बहुत कम क्षेत्र में, बहुत कम एरिया में होता है। और ये चूंकि ब्लैक मैटर है इसलिए लाइट से इंटरेक्ट नहीं करता, तो इसके बारे में पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। ये ग्रेविटी वेव से इंटरेक्ट करता है,
तो ग्रेविटी वेव जब ट्रेस होती है तो ये ब्लैक होल हमारा ट्रेस हुआ है। अब बात कर रहे थे कि मिल्की वे में लगभग 4 बिलियन तारे हैं और इसका डायमीटर 1 लाख प्रकाश वर्ष के लगभग है। यानी अगर प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चले तो इसको पार करने में 1 लाख साल लगेंगे इस गैलेक्सी को। गैलेक्सी के अंदर तारों की रचना हुई और तारों की रचना लगभग 5 से 6 बिलियन साल पहले तक हो गई थी। अब समझते हैं कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। ग्रहों का निर्माण किस तरह से हुआ, इसको 3 स्टेज में हम समझते हैं। तो सबसे पहले कोर का फॉर्मेशन हुआ, जो गैस क्लाउड था उसमें कोर बने और कोर के पास में धीरे धीरे डस्ट और गैसेज एकत्रित होने लगी। जैसे हमने देखा प्रोसेस ऑफ एक्रीशन या अभिवृद्धि में कि एक पार्टिकल दूसरे से जुड़ता गया, ऐसे फिर इनकी संख्या बढ़ती गई, आकार बढ़ता गया। तो आकार बढ़ा, इस आकार को कहते हैं हम लोग प्लैनेटिसिमल या ग्रहाणु। और प्लैनेटिसिमल जब बहुत सारे मिलते गए एक दूसरे के साथ तो इनसे हमारे प्लैनेट्स का निर्माण हुआ, ग्रह बने। और ग्रहों के क्रम में हम समझते हैं हमारी पृथ्वी कैसे बनी और पृथ्वी का विकास किस तरह से हुआ। तो ये 4 इमेज आपके दिए हुए हैं। पृथ्वी की आयु लगभग 4600 मिलियन साल है, मतलब 4.6 बिलियन ईयर्स। तो इस पूरे एज में ये पृथ्वी पहले आग का गोला थी, फिर आग धीरे ठंडी हुई तो ये आउटर पार्ट धीरे धीरे सॉलिड होने लगा, बैरन सॉलिड हुआ और आज की डेट में पृथ्वी पे लाइफ है। तो वो कुछ इस तरह का शो होता है। तो पहले पृथ्वी एक बैरन लाइन थी, हार्ड ऑब्जेक्ट थी, जिसपे बहुत ही पतला एटमॉस्फेयर था जो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना हुआ था। तो इसको हम समझते हैं कि कैसे कैसे हमारा वायुमंडल, स्थलमंडल बना, वायुमंडल बना, हाइड्रोस्फीयर बना, जलमंडल और जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है। इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा स्थलमंडल कैसे निर्मित हुआ। तो स्थलमंडल बेसिकली पृथ्वी जैसे जैसे ठंडी होती गई, पदार्थों का घनत्व तो बढ़ता गया और घनत्व तो बढ़ने के साथ पृथ्वी के अंदर का जो टेम्परेचर था वो धीरे धीरे बढ़ता गया। और बढ़ने के क्रम में जो भारी पदार्थ थे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो केंद्र की तरफ एकत्रित होने लगे और जो हल्के पदार्थ थे वो बाहर की तरफ एकत्रित होने लगे। और जैसे जैसे समय बीतता गया ये धीरे धीरे सॉलिडिफाई होने लगे, ठोस होने लगे। लेकिन एक बनने के ही क्रम में पृथ्वी की कक्षा में एक मंगल के आकार का एक ग्रह था जिसका नाम था थिया। और ये थिया पृथ्वी से टकराया, जिसको हम लोग कहते हैं जायंट इम्पैक्ट या बिग स्प्लिट कहा जाता है। जब ग्रहों की टक्कर हुई तो तापमान फिर से बढ़ गया और पृथ्वी बड़ी थी, थिया छोटा था मंगल के आकार का। जब ये टकराए तो कुछ इस तरह का सीन बना, बहुत सारा पदार्थ पृथ्वी के सतह से बाहर निकला। ये ग्रह तो उसी में समाहित हो गया। तो पृथ्वी के आकार में थोड़ा परिवर्तन आया और बहुत सारा मैटर इसमें बाहर निकला पृथ्वी के सतह से। अब इसमें एक बनती है रोस सीमा। रोस सीमा का मतलब ये होता है कि इस सीमा के अंदर किसी भी बॉडी से ये सीमा बनती है। इस सीमा के अंदर गुरुत्व बल के कारण कोई कंसंट्रेशन नहीं हो सकता। इस सीमा से जो बाहर था ये ग्रेविटी फोर्स के कारण हमारा मून बना, लेकिन इसके पदार्थ पृथ्वी पे वापस आ गए और इस प्रोसेस से हमारे मून की उत्पत्ति होती है। लेकिन पृथ्वी का तापमान फिर से बढ़ा और पदार्थों में फिर से रीअरेंजमेंट हुआ और धीरे धीरे पदार्थ इसके बाद सॉलिडिफाई होते गए और अपने भार के हिसाब से, गुरुत्व बल के हिसाब से ये संकेंद्रित होते गए। और आज की डेट में हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे कि पृथ्वी के अंतर्गत 3 लेयर्स पाई जाती हैं। तो इस तरह से हमारा लिथोस्फीयर बना। अब वायुमंडल की उत्पत्ति किस तरह से हुई इसको समझते हैं। इसमें भी अगेन 3 स्टेजेस। सबसे पहला स्टेप था कि जो प्राइमर्डियल एटमॉस्फेयर था, जो पृथ्वी के शुरुआत में जो हाइड्रोजन और हीलियम का एटमॉस्फेयर था, बहुत ही थिन एटमॉस्फेयर था, वो लॉस हो गया, वो विनष्ट हो गया। कैसे? इसके कारण ये थी सोलर विंड्स, जो सौर पवन कहते हैं हम लोग। सूर्य के आउटर पार्ट से चलने वाली ये आयोनाइज्ड करंट होती हैं, जो जिनसे पृथ्वी के वायुमंडल का विनाश हो गया। और केवल पृथ्वी ही नहीं,
जो पृथ्वी के जैसे ग्रह हैं इनको कहते हैं हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। तो सारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर विनष्ट हो गए। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में जैसे बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, ये 4 ग्रह टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहलाते हैं। और जो बाकी के 4 ग्रह हैं इस समय, उनको हम लोग जोवियन प्लैनेट कहते हैं। जुपिटर लाइक प्लैनेट्स वो जोवियन प्लैनेट्स हैं, उनकी आउटर सरफेस अभी गैसियस है। तो सोलर विंड से ये विनष्ट हो गया। क्या अब नहीं होता है? सोलर विंड बेसिकली, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। पृथ्वी के ऊपर एक मैग्नेटोस्फीयर काम करता है, चुंबक मंडल, जो सोलर विंड को ऊपर ही रोक देता है। तो एक तरह से ये एक रक्षा कवच है पृथ्वी के लिए, जिससे पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति संभव हो पाई है। इसको समझेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। अब वायुमंडल समाप्त होने के बाद जो हॉट इंटीरियर था पृथ्वी का, इससे गैसों को वायुमंडल में सप्लाई मिली। अब वायुमंडल में ये गैसें 2 प्रोसेस से पहुंची। एक होती है प्रोसेस ऑफ डी गैसिंग और दूसरा है वॉल्केनो। तो डी गैसिंग में गैसों का बाहर आना और वॉल्केनिक इरप्शन में जो गैस और जलवाष्प और तमाम चीज़ें बाहर आई, उनसे हमारे एटमॉस्फेयर की उत्पत्ति होती है। जब पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति हुई तो बहुत सारे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से वायुमंडल में इन्होंने योगदान दिया। इसी प्रकार से हमारे जलमंडल की उत्पत्ति होती है। जलमंडल की उत्पत्ति में जो गैसेज और वाटर वेपर थे, ये इंटीरियर से रिलीज हुए, पृथ्वी के आंतरिक भागों से बाहर आए। और डीगैसिंग की प्रोसेस और वॉल्केनिक इरप्शन की प्रोसेस सेम, जो गैसों के बाहर आने का क्रम था। तो पृथ्वी जैसे जैसे कूल होती गई, इन गैसों का कंडेंसेशन हुआ, यानी वो गैसें सेचुरेशन के बाद कंडेंसेट हुई और वर्षा का प्रारंभ हुआ। और वर्षा जब सतह पे आई तो फिर तेजी से वाष्पीकरण हुआ, फिर ऊपर जाके संघनन हुआ और संघनन के बाद फिर बारिश होती रही। तो ये क्रम बहुत लंबे टाइम तक चला और जो पृथ्वी के गहरे भूभाग थे उनके में जल का जमाव हुआ और उसी को हम लोग महासागर कहते हैं। और महासागरों में ही जीवन की उत्पत्ति हुई। तो जो पौधे महासागरों में या स्थलीय भागों पे थे, उनसे फिर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हुई और उन्होंने वायुमंडल में योगदान दिया अपना। अब देखते हैं हम जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे पृथ्वी का। पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति लगभग 3800 मिलियन साल पहले की मानी जाती है, क्योंकि जीवाश्म उस समय के अवेलेबल हैं और ये जीवाश्म लगभग ब्लू ग्रीन एल्गी से साम्यता रखते हैं। लेकिन जो वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति हुई, उसके पीछे कारण है केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रियाओं से बहुत कुछ ऐसे मोलेक्यूल्स बने, कॉम्प्लेक्स मोलेक्यूल, जिन्होंने अपने को 2 गुना 3 गुना बढ़ाते गए और इनऑर्गेनिक पदार्थों को ऑर्गेनिक पदार्थों में बदलते गए। और इसको हम लोग देख सकते हैं अपनी लाइफ से कि हमारी लाइफ वाटर और कार्बन, वाटर प्लस कार्बन के कुछ कॉम्बिनेशन पे निर्भर करती है। और ये 4 कॉम्बिनेशन हम देख सकते हैं। पहला है हमारा लिपिड, जो सेल मेम्ब्रेन बनाने के काम आता है। दूसरा है हमारा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो शुगर लेवल को से संबंधित है। तीसरा है अमीनो एसिड, अमीनो एसिड जो हमारे प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। और चौथा है न्यूक्लिक एसिड, जो डीएनए और आरएनए का निर्माण होता है हमारे शरीर में और जिनसे हमारे वंशागति के जो गुण होते हैं वो नेक्स्ट पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। तो ये मानने का पर्याप्त सबूत है कि लाइफ की उत्पत्ति केमिकल रिएक्शन से हुई है। और बेसिकली अभी शोध का विषय है, अभी हम कंप्लीट नहीं कर सकते कि ये केमिकल रिएक्शन किस तरह से लाइफ को ओरिजिनेट करता है, बट मानने के ज़्यादा साक्ष्य मौजूद हैं। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।